गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज जो हम लोग पीआरटी का सेट नंबर जो 30 है इसके डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ से इसको शुरुआत किया जाए। कह रहा है कि 1700 में स्थापित फोर्ट विलियम काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन था। 1700 में जो फोर्ट विलियम स्थापित किया गया था उसका काउंसिल जो है वो सर चार्ल्स अय्यर को कहा जाता है। संस्थापक तो यही माना जाएगा, ठीक है। जॉब चारनाक ये संस्थापक है और ये जो है एक्चुअली में क्या है, इसका काउंसलर है प्रेसिडेंट का, ठीक है। फोर्ट विलियम जो है इसकी स्थापना की गई थी अंग्रेजों के द्वारा और ये अंग्रेजों की क्या थी, ये प्रशासनिक एक तरह से देखें तो ऑफिस था। क्या था ये? प्रशासनिक जो है ये ऑफिस था, ठीक है। ये प्रशासनिक जो है ऑफिस था ये। तो यहाँ पे कुल मिला के जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो निकल के क्या आ गया? ए आ गया, ठीक है, ए आ गया। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि 1668 जो है टाइम, उसमें क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश जो कंपनी है इसको मुंबई जो है वो भी मिला था। मुंबई कहां से? तो ब्रिटेन की सरकार से मिला था। ब्रिटेन की सरकार से मुंबई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कब मिला? तो 1668 ईस्वी में मिला। अब कितना ऊपर करें इसको? तो ऊपर, ओके, सही है। हाँ, तो 1668 में जो है ब्रिटिश कंपनी जो है मुंबई ब्रिटेन की सरकार यहां पे बनी। 1700 में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई। यहां पे यह भी ध्यान रखना है कि किंग्स जॉर्ज जो फोर्ट है इसका निर्माण एक्चुअली में फ्रांसीसी ने किया था। यह भी ध्यान रखना है। तो अंग्रेजों के द्वारा तो एक किला जो बनाया गया फोर्ट विलियम, और फ्रांसीसी के द्वारा बनाया गया था किंग्स जॉर्ज फोर्ट, ठीक है, फ्रांसीसी के द्वारा। और ये कहां बनाया गया था? तो ये बनाया गया था मद्रास में। कहां बनाया गया? एक्चुअली में ये मद्रास में बनाया गया था। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो दो महत्वपूर्ण किले जो हैं ये दो यूरोपियन शक्तियों के द्वारा, एक अंग्रेज के द्वारा और दूसरा फ्रांसीसी के द्वारा जो है ये बनवाए गए थे, ठीक है। यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि फ्रांसीसी और अंग्रेज ने भारत में सत्ता के लिए लगातार लड़ाइयां लड़ी, संघर्ष किया, जिसमें अंततः अंग्रेज विजय रहे। इसमें 1760 का जो एक वांडीवास का युद्ध है, ये बड़ा ही फेमस युद्ध है। वांडीवास का युद्ध जो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी के बीच हुआ था। अंग्रेज तथा फ्रांसीसी के मध्य हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई, अंग्रेज की जीत हुई थी। फ्रांसीसियों की हार हुई थी। तो इस तरह से हम देखें अगर तो क्वेश्चन का हमारा आंसर फर्स्ट का निकल रहा है ए जो है फर्स्ट का आंसर है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं सेकंड पे, सेकंड की ओर चलते हैं। ये कह रहा है कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। कर्नाटक युद्ध भी अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। हमेशा इस बात को ध्यान में आपको रखना है। ये भी जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच का ही संघर्ष था, जिसमें अंततः अंग्रेज को सफलता मिली और फ्रांसीसी मात्र एक व्यापारी बनकर भारत में रह गए थे। इस प्रकार के कर्नाटक युद्ध की चर्चा करें तो इसकी तीन चर्चा होती है। सबसे पहले जो है ये कर्नाटक का जो युद्ध लड़ा गया था ये 1746 से 48 के बीच लड़ा गया। पहला जो कर्नाटक युद्ध था ये पहला था, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध, ठीक है। और इसमें क्या क्या था? एक तरफ डुप्ले और दूसरी तरफ अनबरुद्दीन ये एक्चुअली में कर्नाटक का नवाब था। कर्नाटक का शासक था, रूलर था, नवाब था। इसके बीच ये पहली लड़ाई हुई थी। हालांकि इस लड़ाई में फ्रांसीसी की जीत हुई थी, ये बात ध्यान रखना है। अनिबरुद्दीन की हार हुई थी। यहां पर ये जो युद्ध है ये एक्स सेपला की संधि जो है, सेपला की संधि के तहत समाप्त हुआ था। एक्स सेपला की संधि। तो जो हमारे पास फर्स्ट है कर्नाटक युद्ध ये 46 से 48 के बीच है, जिसमें फ्रांसीसी विजय हुए। सेकेंड पे अगर हम निकल के चल के देखें, सेकेंड जो हमारा युद्ध होता है कर्नाटक का, ये एक्चुअली में 1948 से 54 तक लंबे समय तक चलता है। 48 से लेकर 54 के बीच चलता है, ठीक है। 48 से 54 तक जो है इसके बीच जो है ये कर्नाटक का सेकेंड युद्ध चला था। और ये जो है पांडिचेरी की संधि के साथ ये जो है समाप्त हुआ था। पांडिचेरी की संधि जो हुई थी
पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी की संधि, इसके तहत जो है ये युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, इसमें दोनों शक्तियां लगभग बराबर रही थी, न किसी को नुकसान हुआ न किसी को लाभ हुआ। दूसरा और तीसरा एक निर्णायक लड़ाई लड़ाया गया, थर्ड, जो कर्नाटक का युद्ध था। ठीक है, ये 1958 से 19 लगभग 63 हम रख सकते हैं इसको, 62 का लास्ट 63 तक ये लड़ाई लड़ी गई और अंततः इसमें क्या हुआ कि अंग्रेज विजयी हुए और अंग्रेजों ने फिर भारत में अपनी सत्ता को पकड़ बनाई और फिर अंग्रेज का कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहा। यह भी ध्यान रखना है कि अंग्रेज के कोई प्रतिद्वंदी फिर नहीं रहे कर्नाटक के बाद, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे पहले हमारे देश में कौन आए थे, तो पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली के बाद डच आए थे, हॉलैंड वाले, फिर उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद फिर डेन आए और डेन के बाद सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। लेकिन ये सारे जो देश हैं ये इन लोगों ने बहुत अधिक ध्यान यहां पर दिया केवल व्यापार को लेकर और व्यापार तक ही सीमित रहे। अंग्रेज जो थे वो शासन को लेकर आए, फ्रांसीसी के बीच संघर्ष हुआ और अंतिम निर्णायक जो युद्ध है वो देखा गया थर्ड कर्नाटक युद्ध। इसमें अंग्रेज विजय हुए और इनका विरोधी अब कोई नहीं बचा। तो इस तरह से करेक्ट जो आंसर है हमारे पास सेकंड का क्या लग के आएगा, ये आएगा अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य तीनों कर्नाटक का युद्ध हुआ था। पुर्तगाली जब भारत में आए थे तो इन्होंने गोथिक कला का विकास किया था। याद रखिएगा, गोथिक कला, ये हमें वो चीज देके गए जिसका आज हम उपयोग करते हैं, जैसे आलू हो गया, टमाटर हो गया, इन्हीं का दिया हुआ, वहीं से लेके आए थे, ये हमारे यहाँ का नहीं है। ये तंबाकू हो गया, तंबाकू, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस की बात जब करें, अगर प्रिंटिंग प्रेस इसकी शुरुआत की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। जहाज निर्माण की जानकारी इन्होंने दी थी भारतीयों को। तो इस प्रकार की चीजें जो है पुर्तगाली देकर यहां पर गए थे। और सबसे अंत में भारत से कौन गए, सबसे अंत में पुर्तगाली ही गए। सबसे पहले आए भी थे, सबसे अंत में पुर्तगाली ही गए जब उन्होंने 1961 में गोवा को आजाद किया। 1961 में गोवा जो उनका अंतिम उपनिवेश था, उसको जब उन्हें स्वतंत्र किया तब वो भारत से निकल गए। तो इस तरह से सबसे पहले आने वाले और सबसे अंत में जाने वाले पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चले। अकाल तख्त का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अकाल तख्त जो है इसका निर्माण किया गया था एक्चुअली में देखें तो गुरु हरगोविंद के द्वारा। थर्ड का करेक्ट आंसर क्या निकला, सी। गुरु हरगोविंद के द्वारा जो है अकाल तख्त का निर्माण किया गया। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट और भी याद रखना है कि आपके पास ये जो सिख धर्म से संबंधित क्वेश्चन आया है, सिख धर्म से संबंधित, तो इसके संस्थापक का नाम गुरु नानक देव होता है। गुरु नानक देव ये सिख धर्म के संस्थापक थे, संस्थापक कहलाते हैं, प्रथम गुरु भी कहलाते हैं सिख धर्म के। ठीक है, नानिकाना साहब जो पाकिस्तान में है भी, वहां पर इनका जन्म हुआ था। गुरु ग्रंथ साहिब को इन्होंने एक स्वरूप दिया, लिखा गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि देखा जाए तो ये पवित्र ग्रंथ है सिख धर्म का। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब की इन्होंने रचना की थी। उसके बाद आपके पास एक दूसरे नंबर पे गुरु अंगद आते हैं, जिन्होंने गुरु लिपि या गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार करने वाले कौन थे? तो ये गुरु अंगद थे। तीसरे पॉइंट पर अगर हम चलें तो यहां पर गुरु रामदास की बात है। अमृतसर की स्थापना जो है कि स्थापना ये रामदास के द्वारा की गई थी। ठीक है, और उसके बाद यहां पे खालसा पंथ की स्थापना जो है, खालसा पंथ की स्थापना, इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। गुरु तेग बहादुर जो थे ये 9वें गुरु थे सिख धर्म के। औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। औरंगजेब ने इनकी हत्या करवाई थी। ये भी पॉइंट आपको याद रखना होगा। ठीक है, और जो आपके पास गुरु अर्जुन देव हैं, गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव जो कि 5वें गुरु थे, 5th गुरु थे। ठीक है, इनको जहांगीर ने मृत्यु दंड दिलवाया था। जहांगीर जो है ने मृत्यु दंड
दिया था और इन्होंने ये गुरु ग्रंथ साहिब को अपडेट करने का काम किया, मतलब उसमें कुछ और जोड़ा था, कुछ और लिखा था। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये पूरा पॉइंट है। अकाल तख्त का निर्माण करने वाले गुरु गोविंद सिंह थे, हरगोविंद। तो करेक्ट आंसर थर्ड का क्या निकला? सी निकला। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। वे कौन से उर्दू शायर थे जिन्होंने दिल्ली के पुरुष नागरिकों को अंग्रेज सिपाहियों द्वारा मौत के घाट उतरते देखा था? ये थे मिर्जा गालिब। ठीक है, ये 1857 की चर्चा लगता है मुझे हो रही है। उसमें से उन्होंने देखा था कि बहुत सारे लोगों को वहां पे मारा गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो ये 1857 की मुख्य रूप से कहानी थी। और मिर्जा गालिब जो है एक शायर थे। ठीक है, यहाँ पे बहादुर शाह जो है ये जफर के समय पर ये 1857 की क्रांति हुई थी। बहादुर शाह जफर के शासन काल पर एक्चुअली में 1857 की क्रांति हुई थी। ये अंतिम मुगल बादशाह था। अंतिम मुगल बादशाह जो है ये बहादुर शाह जफर था। ठीक है, अंतिम मुगल बादशाह। और इसका जो सैनिक था, सैन्य प्रधान या सैनिक प्रधान, ये बख्त खां था। कौन था ये? तो बख्त खां था। बख्त खां इसका सैनिक प्रधान था। ठीक, तो इस प्रकार से यहां 4 का करेक्ट आंसर हमारे पास सी निकला। 4 का करेक्ट आंसर है सी। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? 1857 पर पहला पॉइंट, कुछ पॉइंट इसमें देख लिया जाए। 1857 जो है इसमें जो मुख्य कारण थे, मुख्य या तात्कालिक कारण थे इस विद्रोह के, वो था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड जो राइफल था ये इसका मुख्य कारण था। उसमें लगे हुए कारतूस और चर्बी की बात हुई थी। और ये कब बात आई थी उठ के? तो दिसंबर 1856 में आई थी। ये घटना दिसंबर 1856 की है। ठीक है, दिसंबर 1856 में ये मुख्य रूप से हुआ था। ठीक, तो उसके बाद क्या हुआ कि 29 मार्च को प्रारंभ हुआ ये विद्रोह। और मंगल पांडे ने वहां पे नेतृत्व किया, यानी विद्रोह की शुरुआत की। और विद्रोह की शुरुआत करते हुए इन्होंने 1957 में बैरकपुर यानी बंगाल में इन्होंने 2 अपने सैनिकों की हत्या की। उस समय बैरकपुर का जो कमांडिंग ऑफिसर वो एक्चुअली में ऑफिसर जो था वो हेड से था। तो कुल मिला के यहां से शुरुआत हुई आंदोलन की। लेकिन विधिवत शुरुआत जो है वो 10 मई से मानी जाती है, जब मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह किया। मेरठ में विद्रोह हुआ सैनिकों के द्वारा। और 11 मई से दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत हुई। 11 मई दिल्ली में इस विद्रोह की शुरुआत हुई। ठीक है, तो मुख्य रूप से 29 मार्च से 10 मई 11 मई तक हुआ। इसमें जो प्रतीक चिन्ह था 1857 का वो कमल और रोटी था। प्रतीक चिन्ह जो है कमल और रोटी था। ठीक है, ये बर्बरता एवं सभ्यता का संघर्ष था। ऐसा कहने वाला था टी.आर. होम्स के द्वारा ये बातें कही गई थी कि ये जो विद्रोह था ये बर्बरता और सभ्यता के बीच का संघर्ष था। सभ्यता के मध्य का संघर्ष था। ठीक, इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा बी.डी. सावरकर के द्वारा दी गई थी। बी.डी. सावरकर के द्वारा दी गई थी, जिन्होंने अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की थी। तो इनके द्वारा जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसको कहा गया था। जब ये विद्रोह समाप्त हुआ तो विद्रोह के समाप्त होने के पश्चात जो है एक पील आयोग का गठन किया गया। पील आयोग और इसका सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट था ये सैन्य सुधार। सेना में कैसे सुधार किया जाए, क्या परिवर्तन लाया जाए, उसके लिए पील आयोग बनाया गया था। कब बनाया गया?
1857 के विद्रोह के समाप्त होने के पश्चात, विद्रोह के पश्चात जो है ये घटना हुई थी। ठीक है, ये पीला आयोग बनाया गया था। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। करेक्ट आंसर यहां पर है कि कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था, तो करेक्ट आंसर होगा बी, मौलवी लियाकत अली। बी यानी मौलवी जो लियाकत अली थे, ठीक है, ये एक्चुअली में इलाहाबाद से थे। नाना साहब कानपुर से, इन्होंने कानपुर से। तात्या टोपे नाना साहब के ही सैनिक थे, सैन्य प्रधान थे, और इन्होंने ग्वालियर में जो है सैनिकों से विद्रोह किया था। तात्या टोपे को जो है उनके दोस्त मान सिंह ने धोखेबाजी करके और उनको पकड़वा दिया था। ये भी ध्यान रखिएगा, मान सिंह ने पकड़वाया था। किनको? तात्या टोपे को। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलें। सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? सामान्यतः नहीं, कहा ही जाता है, और वो भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय जो है, इनकी जो समाधि है, ये एक्चुअली में ब्रिस्टल में है। कहां है? ब्रिस्टल। और ब्रिस्टल यानी इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में। राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। राजा की उपाधि दी थी, ठीक है। ये मिरातुल तथा संवाद कौमुदी जैसे अखबारों का, कौमुदी जैसे जो अखबार हैं, इसका प्रकाशन जो है ये करवाया था राजा राम मोहन राय ने। मिरातुल, संवाद कौमुदी जैसे। सती प्रथा को लेकर इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध कार्य किया। सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, समाप्त करने में, ठीक है। 1829 में इनके प्रयास से ही समाप्त हुआ, जिसमें बेंटिंग का शासनकाल था। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। यही आत्मीय सभा 1828 में ब्रह्मा समाज बन गई, ब्रह्मा समाज की स्थापना की, ठीक है। 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हिंदू कॉलेज किसके साथ मिलके? हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने डेविड हेयर के साथ मिलकर की थी। डेविड हेयर के साथ मिलकर इन्होंने की थी। और 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। ये दोनों स्थापना कहां? तो कलकत्ता में की गई थी। इस प्रकार से इन्होंने काफी महत्वपूर्ण काम किया था, ठीक है। और इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर जो है, ये रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं, ये पहले एशियाई व्यक्ति थे, प्रथम एशियाई व्यक्ति जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। किसी भी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था इनको? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। और पहले भारतीय भी हो गए, जब एशिया में ही पहले हो गए तो भारतीय तो पहले होंगे, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर। आई क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से उदारवादी नेता नहीं थे, ये कहा जा रहा है, ठीक। देखिए, जो उदारवादी नहीं थे उनका लिस्ट अगर हम बनाएं तो वो गरम दल के होंगे, गरम दल के नेता आएंगे। वो उसमें से एक तो सी नंबर, एक जो उसमें हो गए सी नंबर, यानी सी मतलब यहां पे अरविंद घोष। तो कौन उदारवादी नहीं थे? तो अरविंद घोष जो है उदारवादी नहीं थे, ध्यान रखिएगा, ये गरम दल के नेता थे। इसके साथ बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। लाला लाजपत राय, लाल बाल और बिपिन चंद्र पाल, ये तीन लोग ऐसे थे जो मुख्य रूप से, और ये चौथे गरम दल के थे। और इनका जो लक्ष्य था वो क्या था? इनका लक्ष्य था स्वराज या स्वशासन, सीधा
स्वराज या स्वशासन इनका लक्ष्य था। जब हम उदारवादी की तरफ आते हैं तो इसमें भी बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, वो तो है ही उसमें, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, ये सारे लोग जो थे ये सभी आते हैं आपके पास। दादा भाई नौरोजी, ये सभी जो लोग थे ये नरम दल के थे। और इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि अंग्रेज जो हैं उनकी न्यायप्रियता पे मुझे भरोसा है, अगर उनको अनुनय विनय भाषण क्षमा याचना इत्यादि से काम किया जाए तो वो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। तो अनुनय विनय का जो थ्योरी था है, रिक्वेस्ट करके कोई काम करवाना, ये एक्चुअली में उदारवादी का था। और अनुनय विनय के विरोध में उग्रवादियों का थ्योरी था, यानी गरम दल का था। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट थे। ये हमेशा स्वशासन चाहते थे, स्वराज चाहते थे। इनका कहना था स्वशासन स्वराज नहीं, अंग्रेज ही शासन करें, लेकिन वो शासन न्यायप्रिय होना चाहिए, ये एक्चुअली में कहना था। तो इस तरह से यहां पे करेक्ट आंसर 7 का क्या निकला? सी निकला। ठीक, सी निकला। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है? यहां तक तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही भारत की कोकिला प्रश्न में आया क्लियर हो गया। किसके बारे में कहा जा रहा है? सरोजिनी नायडू के बारे में कहा जा रहा है। सरोजिनी नायडू कौन? ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है ये बनी थी सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन में। कहां? कानपुर अधिवेशन में बनी थी, ठीक है, सरोजिनी नायडू। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हम अगर देखें आजादी के समय पर भी। अच्छा, और भी बहुत सारी महिलाएं थी आजादी के समय पर, जैसे एक जो है वो भिखाजी कामा राष्ट्रीय भारतीय ध्वज को सर्वप्रथम विदेश में फहराने वाली महिला। सर्वप्रथम विदेश की बात अगर हम करें तो वहां पे अस्टुअर्ट जर्मनी का एक शहर था, वहां पे सबसे पहली बार जो भारतीय ध्वज है उसको सर्वप्रथम विदेश में फहराने वाली महिला थी। फहराने वाली, तो एक तो ये नाम याद रखना है। इनको भारतीय क्रांति की मां भी कहा जाता है। भारतीय क्रांति की मां के नाम से इनको जाना जाता है, एक तो पॉइंट ये हो गया भिखाजी कामा का। अब चलते हैं दूसरी तरफ। दूसरी एक महत्वपूर्ण लेडीज थी, वो थी उषा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 के आंदोलन के दौरान इन्होंने क्या किया था? इन्होंने गुप्त रेडियो संचालन किया था। गुप्त रेडियो संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, संचालन किया था। ठीक है, तो ये दूसरे नाम एक और आ गई। तीसरे पे अगर हम गौर करें तो हमारे पास एक आती है एनी बेसेंट। इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। एनी बेसेंट दो तरीके से, एक तो इन्होंने होम रूल शासन को आगे बढ़ाया, होम रूल आंदोलन की नेतृत्व करता थी ये बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलके, भारतीय क्षेत्रों को बांट के। और फिर दूसरा जो एक है थियोसॉफिकल सोसाइटी को आगे बढ़ाने में भी या उसका प्रचार प्रसार भारत में करने में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो भिखाजी कामा हो गई, उषा मेहता हो गई, एनी बेसेंट हो गई। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो एक बिहार से शांति देवी का नाम भी आता है। शांति देवी, जिन्होंने ये नारा दिया था 1942 के आंदोलन में ये स्लोगन था उनका कि क्या पुलिस हमारा भाई है। ये एक्चुअली में पुलिस हमारा भाई है इनका आंदोलन था, स्लोगन था, नारा था, और जिसके कारण से पुलिस ने
इन आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। कहां? ये छपरा से संबंधित थी। छपरा कहां? बिहार से संबंधित। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया, कुछ का नाम यहां पे मैंने लिखा है। करेक्ट आंसर यहां पर क्या आ जाएगा? 8 का बी। 8 का जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास क्या निकलेगा? बी निकलेगा। बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर एक्चुअली में स्थित है? तो करेक्ट आंसर तो यहाँ पे गांधीनगर है। ये क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा मुश्किल होता है, प्रैक्टिस से आप दे सकते हैं, याद रखना होगा। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा ये 23 1/2 डिग्री नॉर्थ जो है ये, ठीक है, अक्षांश रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा। 23 1/2 नॉर्थ अक्षांश। ठीक है, क्या होता है? यह रेखा भारत को 2 बराबर भागों में, लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। लगभग मध्य से जाती है, भागों में बांटती है। ठीक है, बांटती है। और बांटने के बाद क्या होता है? जो कर्क रेखा से नीचे का क्षेत्र है, कर्क रेखा से दक्षिण की ओर का जो क्षेत्र हुआ वो एक्चुअली में उष्ण कटिबंध में आता है। वो किस में आता है? उष्ण कटिबंध में आता है, उष्ण कटिबंध में। और जो कर्क रेखा से उत्तर का क्षेत्र हुआ, कर्क रेखा से नॉर्थ उत्तर का क्षेत्र, वो आपका उपोष्ण कटिबंध में आएगा, उपोष्ण कटिबंध में आएगा। इसके बाद भी आपको ध्यान रखना है, इतना होने के बाद भी, कि भारत की जो जलवायु है, जलवायु मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय ही है, उष्ण कटिबंधीय ही होती है, कटिबंधीय ही मानी जाती है, उष्ण कटिबंधीय होती है। ठीक, और ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें से आपके पास गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कुल मिला के यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहां पर निकल के क्या रहा है? गांधीनगर। 9 का करेक्ट आंसर है बी। 9 का करेक्ट आंसर बी आ रहा है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। रेड क्लिफ रेखा कहां है? भारत और पाकिस्तान के मध्य है। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, अमेरिका कनाडा के बीच 49 समानांतर रेखा है, पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल लाइन, समानांतर रेखा। भारत चीन के बीच कौन सी? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के मध्य है। ठीक है, भारत और चीन के मध्य है। जो यहां पे एक नहीं लिख रखा है, डूरंड रेखा होती है, डूरंड रेखा ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य होती है, भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य होती है। तो इस तरह से कुल मिला के इतने पॉइंट्स हैं इसमें। भारत पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ जो है उसके द्वारा खींची गई रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, ये इस तरह से। अब अगर भारत का देखें तो भारत का जो बॉर्डर है वो सबसे अधिक किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। मैं नंबरिंग के साथ लिख रहा हूं, बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक बॉर्डर। उसके बाद चीन के बाद पाकिस्तान के बाद आपके पास आएगा नेपाल नेपाल के बाद आपके पास आएगा म्यांमार के बाद आपके पास आएगा भूटान और भूटान के बाद आएगा अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। तो इस तरह से सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा बॉर्डर है वो
बांग्लादेश के साथ सबसे छोटा जो है वो हो जाएगा किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान के साथ है। शायद इसके साथ 106 ही किलोमीटर का बॉर्डर लगता है और वो केवल और केवल लद्दाख में लगता है। कहां लगता है? लद्दाख में लगता है। तो इस तरह से भारत की जो है सीमा कई देशों के साथ, 7 देशों के साथ लगभग जो है जुड़ती है। ठीक, तो ये वाला लाइन जो है रेड क्लिफ रेखा आपके पास कहां है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। 10 का करेक्ट आंसर है आपके पास क्या? बी। 10 का करेक्ट आंसर है बी। बी। ठीक, ये आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो हिमालय के कश्मीर हिमालय में करेवा आकृति पाई जाती है। कश्मीर हिमालय जो है इसको पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यहां ध्यान दीजिएगा कि जब हम पंजाब हिमालय की बात करते हैं, पंजाब हिमालय, तो इसका क्षेत्र कहां से कहां तक आएगा? ये आएगा सिंधु से लेके सतलज तक। सिंधु से सतलज नदी तक जो है ये आपके पास पंजाब हिमालय आता है। ठीक है, पंजाब हिमालय। उसके बाद आता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय, ये कहते हैं हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन, कुमायूं हिमालय। और कुमायूं हिमालय की जब बात करेंगे तो इसमें से निकल के आपके पास आएगा सतलज से लेके काली नदी, सतलज से लेके काली नदी, जो उत्तराखंड में काली नदी बहती है, काली तक है। ठीक, उसके बाद तीसरा जो होता है ये होता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय जो है ये आपके पास काली नदी से लेके तिस्ता तक बहती है। तिस्ता नदी इसकी सीमा बनाती है। ठीक है, नेपाल हिमालय। उसके बाद आएगा एक नेपाल हिमालय के बाद सिक्किम हिमालय। सिक्किम हिमालय भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, ये तिस्ता से लेके, या असम हिमालय इसको कहेंगे। सिक्किम हिमालय से ज्यादा बेहतर है कि इसको हम असम हिमालय कह दें, असम हिमालय। और ये जो है तिस्ता से लेके दिहांग, या आप इसको ब्रह्मपुत्र कह सकते हैं, ब्रह्मपुत्र। तो यहां पर इस तरह से क्षेत्रीय विभाजन जो है वो हिमालय का होता है। ठीक, 4। तो उसमें से आप देख सकते हैं कि जो कश्मीर वाला हिमालय है इसी में पाया जाएगा, पंजाब हिमालय के हिस्से में आएगा। और ये कश्मीर हिमालय में जो जलीय निक्षेप पाए जाते हैं, जलीय निक्षेप यानी काफी अधिक मात्रा में बर्फ का जमाव जो होता है, वही बर्फ जब फैलती है और काफी दूर तक जाती है तो जो अवसाद को, सेडिमेंट्स को लेकर चलती है, उसी को एक्चुअली में करेवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो करेवा या जलीय निक्षेप है ये एक्चुअली में उपजाऊ भूमि होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। और इसमें मुख्य रूप से केसर या जाफरान की खेती की जाती है। केसर या जाफरान जो है इसकी खेती होती है। ये एक्चुअली में करेवा के मैदान में ही होती है या करेवा भू आकृति में ही होती है। तो करेवा क्या है? जलीय निक्षेप है। और उससे भी बढ़िया है कि हिम निक्षेप है, ये कहें हिम निक्षेप। ठीक है, यानी बर्फ जो है काफी मात्रा में अगर फैल गई हो और वो बर्फ अवसाद के रूप में आगे जा रही हो, सेडिमेंट मलबा के रूप में, तब जो मैदान बनता है उस बर्फ से, वो एक्चुअली में कहलाता है हिम निक्षेप या करेवा, उसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में जो है पॉइंट है। ठीक, केसर का उत्पादन जो है हमारे सभी राज्यों में सबसे अधिक जम्मू एंड कश्मीर में ही होता है, सबसे अधिक। ठीक है, सबसे अधिक, और बहुत कम ही जगहों पे नहीं के बराबर कहीं होता है। और विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन ईरान करता है। विश्व में सबसे अधिक केसर का जो उत्पादन है वो कौन करता है? सबसे अधिक उत्पादन करता है केसर का कौन? तो ये करता है ईरान। ये कौन करता है? ईरान करता है। तो करेक्ट आंसर 11 का क्या निकला? सी निकला। सी निकला। 12 पे आइए। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? भारत में मानसून की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम पवनों के द्वारा होती है। करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो गया? ए हो गया। कल के क्लास में भी पूरे मानसून की चर्चा हमने की थी। दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा जो है हमारे देश में उत्पत्ति जो है इसी प्रकार की पवन की होती है। ठीक है, इसमें से मानसून की उत्पत्ति के लिए तापीय सिद्धांत, पूर्वी जेट स्ट्रीम सिद्धांत, पूर्वी जेट स्ट्रीम सिद्धांत। ठीक है, और उसके बाद पूर्वी जेट स्ट्रीम सिद्धांत, प्रति विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत,
ये जो हैं ये सारे काम करते हैं और इन सिद्धांतों के आधार पे जो है हम मॉनसून के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। ठीक, ये एक्चुअली में होता है। मॉनसून जो है, मॉनसून, इससे वर्षा की बात अगर करें तो इसको 3 भाग में बांटते हैं। एक होता है प्री मानसून, प्री मानसून, और प्री मानसून में क्या होता है अगर देखा जाए तो 13% लगभग वर्षा, 10% जो है वर्षा लगभग प्राप्त होती है मानसून में, प्री मानसून। दूसरा तो मानसून ही लिखेंगे और इसमें जो है कुल मिला के वर्षा प्राप्त होगी 74%, जो वास्तविक में मानसून है। और उसके बाद लौटता मानसून जो है, लौटता मानसून, इससे बारिश प्राप्त होती है लगभग 13%। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा के तटीय क्षेत्र में, ओडिशा के तटीय क्षेत्र में जो वर्षा होती है, कहां, आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा के तटीय क्षेत्र में अक्टूबर और नवंबर में वर्षा जो होती है ये लौटते मानसून से होती है, अक्टूबर नवंबर में वर्षा। ठीक है, और यहीं पर जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, क्या है ये, तमिलनाडु में जो है यहां पर जो वर्षा होती है वो होती है नवंबर दिसंबर में, यानी ठंड के मौसम में। ठीक है, वो भी लौटते मानसून से होती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये मानसून की कहानी है। करेक्ट आंसर यहां पर है दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, एक्चुअली में मुरली जी एक दो बात कहना है, इसको सुन लीजिए ध्यान से। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो क्लासेस आजकल ऑनलाइन होती है, तो ऑफलाइन वाला तो पैटर्न बदल गया है। तो ऑफलाइन से अगर ऑनलाइन में सिस्टम बदला है तो आपको भी थोड़ा सा इसमें बदलाव करना पड़ेगा। जैसे मैं सब दिन पढ़ाता था वैसे मैं आज ही पढ़ाता हूँ। मेरा हमेशा ये उद्देश्य रहता है कि जितना अधिक कंटेंट मैं कम समय में दे पाऊँ। ठीक है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अधिकांश बच्चे, ईमानदारी से बताऊं मैं, कि जो बच्चे यहाँ पे अधिकांश जुड़े हुए रहते हैं उसमें से जो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे होते हैं ना, उनको लिखने की कोई आवश्यकता किसी चीज की नहीं पड़ती है। वो केवल कंफ्यूज अगर होते हैं कहीं तो क्वेश्चन ही पूछते हैं। ठीक, उसके अलावे वो पढ़ते रह जाते हैं, वो क्योंकि रिपीट करते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जो आप पढ़ के यहाँ आते हैं बड़ी अच्छी चीज है, आप पढ़ के आए, नहीं आते हैं तो पढ़ के आइए। ठीक है, उसमें से क्या होता है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा और मेरे पास जानकारी उसकी नहीं है तो मैं पढ़ के अगले दिन आपको बताऊंगा, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपके पास आएगा और हो सकता है कि वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। ठीक है, इसलिए दिमाग में हमेशा रखना है कि जितना ज्यादा हम टीचर से प्राप्त कर सकें, और टीचर यानी हमें इतना रखना है जितना ज्यादा हम बच्चों को दे सकें। इसके लिए मेरे लिए तो जरूरी है कि मैसेज को देखा जाए, क्योंकि क्वेश्चन कोई पूछ रहा है कैसे पता चलेगा। लेकिन आपके लिए जरूरी है कि कंसंट्रेशन बोर्ड पे आप रखें, ज्यादा बेहतर होगा और कम समय में अधिक आपको मिले। इसके लिए मैं हमेशा प्रयास करते रहता हूं। इसमें नींद आने की कहीं कोई बात नहीं है, आपको एनर्जी के साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। ठीक है, कि कम समय में बहुत समय का बर्बादी न करते हुए भी हमें बहुत कुछ मिल रहा है। ठीक है, नींद बिल्कुल नहीं आना चाहिए, नींद कहीं से भी उचित नहीं होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 13, लावा मिट्टियां पाई जाती है। अब लावा मिट्टी की बात हुई है ना, तो ध्यान रखिएगा। ये तो मुख्य रूप से चर्चा ये बेसाल्ट मिट्टी की कह रहा है। ठीक है, बेसाल्ट अगर देखें तो बेसाल्ट जो चट्टान से बनती है, और बेसाल्ट चट्टान से बनने वाली मिट्टी ये रेगुड़ मिट्टी कहलाती है, रेगुड़ मिट्टी कहलाती है। अच्छा, इसको काली मिट्टी भी कहते हैं, काली या कपासी मिट्टी कहा जाता है, काली मिट्टी कहा जाता है या कपासी मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, तो ये लावा से बनने वाली जो बेसाल्ट चट्टान, ये रेगुड़ मिट्टी, ये काली या कपासी मिट्टी जो है, ये एक्चुअली में जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है और विस्फोट का लावा बाहर नहीं निकल के जमीन के अंदर ही रह जाता है, तब जो है इस प्रकार की जो है मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक, तो इसीलिए इसको लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर देखें तो इस प्रकार के बेसाल्ट की चट्टान में आपको एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, ठीक है, ये सब चीजें जो है ये सब अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होगा, अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होगा। ये खनिज आप याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में है ना, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार के खनिज आते हैं। नाइट्रोजन,
फास्फोरस, पोटास, ये जो सारी चीजें होगी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन सब की कमी जो है इस प्रकार की मिट्टी में आपको मिलेगी, देखी जाएगी। ठीक है, मुख्य रूप से कपास के लिए मिट्टी उपयोगी होती है। अगर हम देखें तो महाराष्ट्र का जो हमारा इलाका है, महाराष्ट्र का क्षेत्र, ठीक है, महाराष्ट्र का, गुजरात का कुछ क्षेत्र है, गुजरात का, उसके साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश, जो मालवा का पठार यहाँ पे है, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ठीक है, ये कर्नाटक का कुछ क्षेत्र, यहां पर इस प्रकार की लावा मिट्टी जो है ये पाई जाएगी, जिसको हम रेगुड़ काली या बेसाल्ट मिट्टी के नाम से जानेंगे। तो करेक्ट आंसर अगर इस ऑप्शन को देखें तो हमारे पास निकल के क्या आ गया, सी आ गया। सी जो है करेक्ट आंसर हो गया। और इस प्रकार की जो काली मिट्टी होती है ना, इसको इंटरनेशनल लेवल पर पूरी दुनिया में क्या कहा जाता है, पूरी दुनिया में इसको उष्ण कटिबंधीय चेरनोजम के नाम से जाना जाता है, चेरनोजम के नाम से जाना जाता है, चेरनोजम। और ये एक उपजाऊ मिट्टी के रूप में पूरी दुनिया में जानी जाती है, ये एक उपजाऊ मिट्टी के रूप में पूरी दुनिया में जानी और पहचानी जाती है। तो करेक्ट आंसर यहां पर जो है वो निकल के हमारे पास क्या आया, 13 का सी आया। 13 का जो है करेक्ट आंसर निकल के आया सी। सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 पे, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? देखिए बताइए, इसमें से तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। अच्छा, दंडकारण्य किसका हिस्सा है? दंडकारण्य कल भी हमने क्लास में बताया था। दंडकारण्य एक्चुअली में जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार में हमने बताया होगा कि आपका मालवा का पठार आ गया, ठीक है, बघेलखंड का, बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड का पठार हो गया, ठीक है। ये इसके साथ हमने लिखा था नंबर सी। सी मतलब दंडकारण्य। ये क्षेत्र किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और फिर मेघालय भी मैंने बताया होगा कि मेघालय का जो पठार है वो भी क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, छोटा नागपुर तक। दंडकारण्य जो है ये एक्चुअली में 3 राज्यों में है, मुख्य रूप से किसमें, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तथा थोड़ा सा क्षेत्र ओडिशा में। तो इस प्रकार से ये दंडकारण्य क्षेत्र कहलाता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? करेक्ट आंसर इसमें से क्या आएगा, बी निकल के आएगा, शिवालिक पहाड़ियों के सबसे निचले हिस्से में। शिवालिक की जो पहाड़ी होती है ये हिमालय की सबसे बाह्य हिस्सा कहलाती है। 800 से 1200 मीटर की इसकी ऊंचाई है, ठीक है। ये बाह्य हिमालय के नाम से जानी जाती है, बाहरी हिमालय, ठीक। और प्लायोसीन काल में इसका निर्माण हुआ था, प्लायोसीन काल में इसका निर्माण हुआ था। यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि ये जो है दलदली क्षेत्र होती है, और दलदली क्षेत्र जो है उसके तलहटी में काफी अधिक मात्रा में मानवीय गतिविधि होने की वजह से, क्योंकि ये पहाड़ का वो हिस्सा है हिमालय का जो सीधे फिर जमीन से जुड़ना शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे इतना ऊंचाई पर हिमालय है और ये जमीन है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये सब एक्चुअली में शिवालिक है, 1200 मीटर तक, 400 से 800 से। तो ये वाला जो हिस्सा है जमीन का, यहीं से अपरदन की शुरुआत होती है, क्योंकि मानव यहां तक पहुंचा हुआ है। मानवीय गतिविधियों के कारण से काफी अधिक मात्रा में जो है यहां पर मृदा का अपरदन होता है और वो नीचे की तरफ चलता चला आता है, ठीक है। तो तलहटी जो है वहां पे मानवीय गतिविधि अधिक होने के कारण से इस प्रकार की घटनाएं होती है, ठीक। तो ये शिवालिक पहाड़ी जो है दलदली क्षेत्र का सबसे बड़ा जो है रिजर्व है, सबसे बड़ा रिजर्व है, ठीक। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? दुलहस्ती तो चिनाब पर है, यहां चिनाब पर एक बगलिहाड़ भी है। बगलिहाड़ परियोजना बड़ा फेमस था, ये जो है एक्चुअली में कहां है, चेनाब नदी पर है। इंदिरा गांधी नहर ये सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध बनाया गया है। भाखड़ा नंगल बांध जो है ये एक्चुअली में बनाया गया है किस पर, सतलज नदी पर। नागा अर्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, ये गलत है।
कृष्णा नदी पर है नागार्जुन, इसका मतलब कौन सा सही नहीं है, तो सी यहां पे सही नहीं है। ठीक है, नागार्जुन सागर जो है बांध ये एक्चुअली में कहां है, कृष्णा नदी पर है। ठीक है, कृष्णा, एक कृष्णा नदी पर और भी है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा जो है ये कृष्णा नदी पर है। ठीक है, कर्नाटक को मुख्य रूप से इससे लाभ मिलता है, तुंगभद्रा नदी पर है। टिहरी बांध जो है, टिहरी ये भागीरथी नदी पर है, भागीरथी नदी पर है। उसके बाद एक दामोदर, दामोदर बांध की बात करें, ये दामोदर परियोजना की बात करें, ये दामोदर नदी पर ही है। दामोदर नदी कहां, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। इसके साथ साथ मयूराक्षी परियोजना की बात करें, मयूराक्षी नदी झारखंड में है। मयूराक्षी परियोजना, परियोजना ये कहां, मयूराक्षी नदी पर कहां, झारखंड में है, झारखंड में है। ठीक है, डगमाड़ा परियोजना की बात करें, डगमाड़ा परियोजना ये एक्चुअली में परियोजना कोसी नदी पे बनाई जा रही है, कहां, बिहार में। कोसी नदी पर बिहार में ये डगमाड़ा जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखें तो कई सारी योजनाएं यहाँ पे नागार्जुन सागर एक्चुअली में कहां थी, कृष्णा नदी पर थी। तो 15 का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या निकल के आया, सी निकल के आया। इंदिरा गांधी तो सतलज पे है ही है। दुल्हस्ती बगलिहार कहां है, चिनाब में है। दुल्हस्ती या बगलिहार कहां है, चिनाब में है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या निकल के आया, सी निकल के आया। सी जो है यहां जो गलत ऑप्शन था। नेक्स्ट, भारत में टीन का अग्रगण्य उत्पादक कौन है। टीन का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है, ये एक्चुअली में क्वेश्चन है। टीन का सबसे अधिक जो उत्पादन है वो कौन करता है, ये देखना है यहाँ पे। ठीक है, पहले देखिए ये कि टीन का सबसे अधिक उत्पादन तो छत्तीसगढ़ करता है। ठीक है, और मैग्नीज की बात करें, तांबा की बात करें तो इसमें एमपी आगे रहेगा, एमपी। हालांकि तांबा के लिए राजस्थान का खेतरी, खेतरी जो क्षेत्र है वो काफी प्रमुख है। खेतरी जो है एक प्रसिद्ध क्षेत्र है जहां जो है क्या, तांबा प्राप्त होता है। राजस्थान वैसे भी एक चीज के लिए फेमस है, पूरे भारत के कुल रिजर्व का ध्यान दीजिएगा, रिजर्व का 74% जो चांदी है यानी सिल्वर, वो एक्चुअली में राजस्थान में ही होता है। चांदी यही है, कहां, राजस्थान में है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि राजस्थान में जो है भारत के कुल रिजर्व का 74% जो है ये चांदी राजस्थान में है। ठीक है, चांदी राजस्थान में है। और जहां तक बात है बॉक्साइट का, बॉक्साइट की बात अगर करें तो बॉक्साइट में सबसे आगे जो आपके पास है वो क्या है, ओडिशा है। ओडिशा जो है बॉक्साइट क्या, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। एल्यूमिनियम का जो अयस्क है, यहां से एल्यूमिनियम को प्राप्त किया जाएगा। तो एल्यूमिनियम का बॉक्साइट अयस्क है, सबसे अधिक मात्रा में कहां पाया जाएगा, ओडिशा में पाया जाएगा, ओडिशा में पाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 16 का करेक्ट जो आंसर है वो क्या है, छत्तीसगढ़। अच्छा, छत्तीसगढ़ में एक बात और ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है बेला डीला पे। बेला डीला जो है छत्तीसगढ़ में भारत की सबसे बड़ी लोहे की मशीनीकृत खान है। लोहे की मशीनीकृत, सारा काम वहां मशीन से ही होता है, मशीनीकृत खान जो है वो है। ठीक, लोहे की सबसे बड़ी कहां, बेला डीला में, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 पे, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। वायु की गति को नापने के लिए एनीमोमीटर का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। एनीमोमीटर से हवा की गति मापी जाती है, बैरोमीटर से हवा का दबाव मापा जाता है, हवा का वायु का दाब यानी प्रेशर मापा जाता है। वायुमंडल जो है, वायुमंडल पृथ्वी पर यानी पृथ्वी की सतह पर कितना दाब लगाती है, 1.05 इंटू 10⁵ पास्कल का दाब लगाती है। इतना दाब जो है हमेशा वायुमंडल पृथ्वी पर लगाती रहती है। ठीक है, दूसरी बात यह है, अगर वायु गर्म है तो गर्म का मतलब है कि दाब क्या होगा, दाब कम होगा क्योंकि हवा वहां से उठ के ऊपर चली जाएगी, दबाव कम होगा। अगर वायु ठंडी है तो इसका मतलब यह है कि वहां पर जो दाब है वो अधिक होगा। दाब क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि हवा नीचे ही रहेगी और वो लगातार दबाव लगाती रहेगी। ठीक है, जो भूमध्य रेखा होता है, भूमध्य रेखा, वहां पर सबसे कम दबाव आपको प्राप्त होगा। भूमध्य रेखा पर जो है दाब की मात्रा
हमेशा कम ही रहती है, दाब कम रहती है। क्यों? क्योंकि वहां पर वायु सबसे अधिक गर्म होती है, सन की लाइट भूमध्य रेखा पर अधिक पड़ती है। ठीक है, ये कारण होता है। तो बैरोमीटर से हम लोग हवा के दाब को मापते हैं। हाइड्रोमीटर जो होता है इससे घनत्व को मापा जाता है, डेंसिटी। डेंसिटी को मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं, और आर्द्रता जो है उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। हाइग्रोमीटर जो है इससे आर्द्रता मापी जाती है। आर्द्रता को ह्यूमिडिटी के नाम से भी जाना जाता है, ह्यूमिडिटी मापी जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास 17 का क्या निकला? सी निकला। 17 का करेक्ट जो आंसर है वो हमारे पास निकला सी निकला। ठीक, मैथ का डिस्कशन कहाँ नहीं होता है सर? फूल कुमार, मैथ का डिस्कशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सर की तबीयत बहुत खराब है ज्यादा। ठीक है, बीच में एक दिन हिम्मत किए थे वो, लेकिन संभव नहीं हो पाया। जैसे वो ठीक होंगे फिर आपकी क्लास कंटिन्यू उसी तरह से चलने लगेगी। ठीक है ना, तबीयत खराब होना एक ऐसी चीज है जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं है, कभी भी हो सकता है किसी को, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा इसके लिए। समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? देखिए, समुद्र नीला प्रतीत होता है, एक घटना होती है साइंस की, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन शब्द जहां है ढूंढ लो, आंसर हो जाएगा। आकाश अधिक गहराई के ये रहा ये। ठीक है, प्रकीर्णन। स्केटरिंग जो है इसके कारण से जो है समुद्र नीला प्रतीत होता है। स्केटरिंग के कारण से और भी कुछ कुछ होता है, जैसे नंबर 1 पहला सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखना, सूर्य का रंग लाल दिखना, यह भी किसके कारण से? यह भी आपका होता है प्रकीर्णन के कारण से। पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक है, दूसरा आकाश का रंग नीला दिखना, आकाश का रंग नीला दिखना। अच्छा, ये भी देखिए, आकाश का वास्तविक रंग काला होता है, ये भी लिख लीजिएगा। आकाश का जो वास्तविक रंग है वो क्या होता है? एक्चुअली में काला होता है। तो आकाश का रंग नीला दिखना ये भी किसके कारण से हो गया? ये भी हो गया प्रकीर्णन के कारण से। ठीक है, और यहां पर जो प्रकीर्णन का एक एग्जाम्पल था कि समुद्र का जो पानी है वो नीला दिखता है, इसके पीछे ही वजह क्या होती है? प्रकीर्णन होती है। प्रकीर्णन से संबंधित सिद्धांत देने वाला जो वैज्ञानिक जो था उसको रेले के नाम से जानते हैं। रेले के नाम से उसको जाना जाता है, इसीलिए इसको रेले प्रकीर्णन भी कहा जाता है। रेले प्रकीर्णन भी इसको कहा जाता है। ठीक, तो 18 का करेक्ट आंसर क्या निकला? बी निकला। आइए 19 पे। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि ये कह रहा है कि 100 डिग्री पर, अगर ये कह रहा है कि 100 डिग्री पर एक तरफ वाटर है और 100 डिग्री पर एक तरफ जो है वो वाष्प है, तो दोनों में जलन ज्यादा इसमें होती है, क्योंकि वाष्प में पानी की तुलना में अधिक उष्मा होती है। अधिक उष्मा वाष्प में रहती है, और इस अधिक उष्मा को गुप्त उष्मा या छुपी हुई उष्मा भी कहते हैं। लेटेंट हीट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। और यही लेटेंट हीट के कारण से क्या होता है कि वाष्प में जलन ज्यादा होती है पानी की तुलना में। ठीक, यहां यह भी ध्यान रखना है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो वाटर है, वाटर का क्या है? ये क्वथनांक कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन ये क्वथनांक कहां होता है? ये होता है पृथ्वी की सतह पर। पृथ्वी की सतह पर ये होता है। सतह पर जो है ये पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब पृथ्वी की सतह से आप ऊपर ये नीचे जाएंगे तो उस कंडीशन में पानी का क्वथनांक 100 डिग्री नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा। तो पूरी लाइन सही क्या होगी कि पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड कहां? तो केवल और केवल पृथ्वी के सतह पर। ठीक, तो 19 का करेक्ट आंसर हुआ कि वाष्प एक गैस होती है, फालतू चीज है। वाष्प द्वारा अधिक उष्मा दी जाती है। मोर हीट इज गिवन बाय वेपर। वाष्प अधिक ज्वलनशील होती है। देखिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है। वाष्प द्वारा अधिक उष्मा दी जाती है, ये सेंटेंस भी समझ से बाहर की चीज है। वाष्प द्वारा अधिक उष्मा किसको दी जाती है? मतलब अगर हम वहां हाथ रखते हैं तो वाष्प हमारे हाथ पे अधिक उष्मा लगाती है। एक्चुअली कहा, ये कहना चाह रहा है स्टेटमेंट ये
तो कुल मिला जुला के हम यहीं पे कंसंट्रेट कर लेंगे, लेकिन बेहतर हो कि सबसे बेहतर लाइन ये कही जाए, ठीक है, उलझाने से ज्यादा, कि वाष्प की जो छुपी हुई उष्मा है, लेटेंट हीट है, वो पानी से ज्यादा होती है, इसलिए जो है ये जलन होती है। ठीक ना, ये पॉइंट सबसे करेक्ट होगा सबसे। वैसे अगर ये लाइन लिखा हुआ है तो ठीक है, कुछ देर के लिए स्वीकार हम लोग कर सकते हैं इसको। तो 19 का करेक्ट आंसर हुआ। अब आइए 20। एक शुष्क सेल में, ड्राई सेल जो होता है, यहां ध्यान दीजिएगा कि पहले मैं बता दूं इसमें कि बैटरी जो होते हैं, बैटरी या सेल एक्चुअली में दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं प्राथमिक यानी प्राइमरी, और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी यानी द्वितीयक। अंतर क्या होता है? बैटरी हमेशा क्या करेगा? रासायनिक ऊर्जा को बदलेगा, किसमें? विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को हमेशा विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम जो करे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसी को बैटरी के नाम से जानते हैं। प्राथमिक का मतलब नॉट चार्जेबल, एक बार खत्म हो गया तो उसे फेंकना पड़ेगा, चार्ज करने वाला सिस्टम इसमें नहीं होता है। ये रिचार्जेबल होता है, बार बार इसको हम चार्ज कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे इन्वर्टर की जो बैटरी होती है, इन्वर्टर की बैटरी, जैसे वाहन की बैटरी होती है, कई गाड़ी जो होते हैं गाड़ी, ठीक है, उनकी बैटरी, ये सभी रिचार्जेबल का एग्जाम्पल होती है। नॉट चार्जेबल में आपके पास पहले ड्राई सेल आया करते थे, ड्राई सेल, जैसे दीवार घड़ी टॉर्च में जो बैटरी लगती है, ड्राई सेल इसमें, ठीक है। अब तो खैर जो मोबाइल वगैरह की ड्राई सेल होती है वो सेकेंडरी बैटरी का उदाहरण है, क्योंकि इसको बार बार हम लोग क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। तो ये ड्राई सेल जो है, इसमें नॉर्मली अगर किसी बैटरी को देखें तो उसमें हम सॉल्यूशन के रूप में H2SO4 को डाला करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। लेकिन यहाँ जो शुष्क सेल है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में जो कुछ डाला जाता है वो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ये बना, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड को यहाँ पे डाल के, और तब जो है बैटरी का काम पूरा किया जाता है। वाहन में जो बैटरी उपयोग में होता है उसको कहते हैं सीसा संचायक बैटरी, सीसा संचायक बैटरी के नाम से इसको जाना जाता है। सीसा, लेड स्टोरेज बैटरी इसको इंग्लिश में कहते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी इसको कहा जाता है, ठीक, लेड स्टोरेज बैटरी। नेक्स्ट पे आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये कह रहा है। ग्रेफाइट और हीरा, ये देखिए दोनों जो ये है, ये कार्बन के अपर रूप हैं। क्या है ये? कार्बन के अपर रूप को इंग्लिश में एलोट्रॉप्स कहते हैं, एलोट्रॉप्स, ठीक है। जो इनका फिजिकली भौतिक रूप से तो ये अलग होंगे, लेकिन केमिकली रासायनिक रूप से ये एक समान होगा, ठीक है। तो इसको हम कार्बन के अपर रूप के नाम से जानते हैं। भौतिक रूप से अलग अलग लेकिन रासायनिक रूप से एक जैसा हो तो वो कार्बन का एलोट्रॉप कहलाता है। कार्बन के अपर रूप दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टल वाले, क्रिस्टल, एक होता है नॉन क्रिस्टल। एक क्या होता है? नॉन क्रिस्टल। नॉन क्रिस्टल में आपके पास जैसे कोयला, नॉन क्रिस्टल में कोक, नॉन क्रिस्टल में चारकोल, ये सभी क्या है? ये सभी अगर देखें तो नॉन क्रिस्टल है। क्रिस्टल में देखें तो हीरा, हीरा के साथ आप देखें तो ग्रेफाइट, ठीक है, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन, ग्रेफीन, ये सभी कार्बन के अपर रूप हैं और ये सब क्रिस्टलीय फॉर्म में होते हैं। इनके जो परमाणु हैं किसी निश्चित आकृति में सजे हुए हों तो क्रिस्टल कहलाता है, ठीक है। तो यहां पे कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन का आंसर देना है। आंसर क्या है कि क्या इसमें अलग है? हीरा और ग्रेफाइट में इस दोनों की बात ही पूछ रहा है, ना ये पूछ रहा है, ना ये पूछ रहा है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया, इस सब की कोई जरूरत नहीं थी। उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है, गलत। अगर एक जैसी क्रिस्टल संरचना हो जाएगी तो एक ही नाम दिया जाएगा। किसी को ग्रेफाइट कहा जा रहा है, किसी को डायमंड कहा जा रहा है, ठीक है। कोई क्वाड्रिलेटरल है, कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं है, तो शेप एक जैसा नहीं होता है। ये पॉइंट तो गलत हो गया, ठीक। उनकी कठोरता समान है, ये भी गलत है। जानते हैं हीरा सबसे कठोर होता है, ग्रेफाइट उतना ही मुलायम होता है। वो एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। कहा था ना केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, यानी करेक्ट आंसर यहां पर क्या निकला? सी निकला। सी जो है एलोट्रॉप्स का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर जो है वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर होता है? अस्थि, ठीक है, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में जो है बोन के बारे में, हड्डियों के बारे में पढ़ा करते हैं।
कि हड्डियों पर क्या क्या होता है। जो हमारी बोन होती है, हड्डी होती है, ठीक है, ये मुख्य रूप से कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है और इसमें से कैल्शियम का जो मात्रा है वो 98% होता है, 98% होता है, ठीक है। और अगर इस प्रकार से, अच्छा एक में और का ध्यान रखना है कि विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी हड्डियों पर कैल्शियम के जमाव में मदद करता है, कैल्शियम के जमाव में सहायता करता है। कौन करता है? विटामिन डी करता है, हड्डियों पर कैल्शियम के जमाव में सहायता करता है, ठीक। तो इस प्रकार से हमने देखा कि करेक्ट आंसर हमारे पास 22 का क्या आया, ए आया, ऑस्टियोलॉजी। जहां तक सेरोलॉजी है तो इसमें ब्लड सेरम का अध्ययन होता है, ब्लड सेरम, ठीक है, ब्लड का, रक्त के बारे में जानकारी इसमें से लिया जाता है। और जो आपके पास ये ओरोलॉजी है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन होता है, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, यानी पर्वत जो होते हैं, ये पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, पर्वतों का अध्ययन जो होगा ये एक्चुअली में कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा ओरोलॉजी, ठीक है। 22 का करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ गया, ए आ गया, 22 का ए आ गया, ठीक। मेढक के कायांतरण में ये एक ऐसी घटना होती है कि जो ये आपके पास जो फ्रॉग है, ये फ्रॉग में जब कोई परिवर्तन होता है, कोई चेंज होता है, उस चेंज को ही कायांतरण कहते हैं, परिवर्तन। जैसे उनका विकास होने लगे इस प्रकार से, ठीक है, बच्चे से बड़े होने लगे, तो उस कंडीशन में जो इनमें कायांतरण या परिवर्तन होता है, उसमें पूछ रहा है कि कौन सा एक परिवर्तन होता है। द हिंड लेग्स आर एलिमिनेटेड, गलत, खाने की प्रक्रिया धीमी होगी, ऐसा कुछ गलत, आंत छोटी हो जाती है, द इंटेस्टाइन बिकम्स स्मॉलर, एक से अधिक। इसमें से करेक्ट आंसर आपके पास सी निकल के आएगा, ठीक है, क्योंकि ये मेढक जो होते हैं ये इंसेक्ट को खाते हैं, इंसेक्ट मतलब ये मांसाहारी हो गए। और मांसाहारी जीव जो होते हैं ना, मांसाहारी, उनका इंटेस्टाइन छोटा होता है, आंत बड़ी छोटी होती है, क्योंकि वहां पर कम मात्रा में मांस जाना चाहिए और जल्दी उसको पचना चाहिए, डाइजेस्ट करना चाहिए। इसीलिए जो इंसेक्ट खाने वाले ये जो मेढक हैं, इनकी चूंकि मांसाहारी है तो इनकी आंत जो है बेसिकली छोटी हो जाती है, तभी ये सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं तो ये मर जाएंगे। एक आदमी की बात, हम लोगों की बात की जाए तो हम लोग इस प्रकार के मीट मांस को खा तो लेते हैं, लेकिन हमारा इंटेस्टाइन बड़ा है। बड़ा इंटेस्टाइन ये इंडिकेट करता है कि हम लोगों को इस प्रकार की चीज नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो लंबे समय तक रहता है हमारे शरीर के अंदर, वो प्रभाव डालता है, ठीक है। ये साइंटिफिक स्टडी है कि जो भी मांसाहारी जीव होते हैं, यहां तक कि शेर, यहां तक कि भेड़िया, ठीक है, ये सब जो होते हैं इनका इंटेस्टाइन छोटा होता है, छोटा इंटेस्टाइन होना चाहिए मांसाहारी का। जो शाकाहारी है उनका इंटेस्टाइन बड़ा होता है, लेकिन आदमी है कि सब कुछ के लिए तैयार है। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? सफेद रक्त जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होगा, और करेक्ट आंसर तिलचट्टा, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है। ग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, पहली बात ये। इसमें जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। किसमें? तिलचट्टे में। अंदर शरीर के अंदर से जो है ब्लड फ्लो नहीं करता, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और ट्रेकिया की मदद से की सहायता से ये तिलचट्टे जो होते हैं, सहायता से ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तथा CO2 छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से पूरी घटना क्लियर है कि करेक्ट आंसर यहां पर तिलचट्टा है, जो व्हाइट ब्लड रखता है, क्योंकि उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन RBC, रेड ब्लड सेल्स, यही कहलाता है, ठीक है, RBC, रेड ब्लड सेल्स। तो 24 का करेक्ट आंसर निकला हमारे पास क्या? बी निकला, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? ये एक्चुअली में पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका 25 का क्या होगा? सी, उमरोई मेघालय में ऐसा किया गया है, ठीक है, उमरोई मेघालय में, ठीक है। 16वां संस्करण का आयोजित कहां हुआ? उमरोई मेघालय। और ये नोमैडिक एलिफेंट किस किस के मध्य होता है? ये भारत और मंगोलिया के मध्य होने वाला जो है सैन्य अभ्यास है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 25 का निकला क्या? सी जो है 25 का
करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 25 का करेक्ट आंसर जो है सी है। आइए क्वेश्चन नंबर 26, जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई समिट हुआ। इस समिट का उद्घाटन किसने किया था? ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हुआ था इंडिया में, इसका उद्घाटन किया था अश्विनी वैष्णव, आईटी मिनिस्टर ने। ठीक है, अश्विनी वैष्णव ने। 26 का करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो गया? बी हो गया, अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया था। 27 पे हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई थी? डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना, इसकी शुरुआत केंद्र सरकार के माध्यम से की गई और ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत किया गया, जिसके तहत जो है एक स्वास्थ्य का जो है डिजिटल डेटा रखा जाएगा लोगों का, सरकार के पास रहेगा ये डिजिटली। ठीक है, बीमारी किस प्रकार की थी, कब कब इलाज किया, इस प्रकार से। तो ये करेक्ट आंसर है 27 का सी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है उसके तहत डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना है, ये शुरू की गई थी। ठीक है, तो उसके बाद आइए, सिरिल रामाफोसा को किस देश के राष्ट्रपति दोबारा चुने गए? दक्षिण अफ्रीका के पहले थे, तो फिर दोबारा चुने जाएंगे तो अफ्रीका के ही होंगे। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या निकलेगा? बी निकलेगा। सिरिल रामाफोसा को दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति दोबारा चुना गया है। आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में आर्थिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? ये इकोनॉमिक सर्वे जो 23-24 का है, ये कहता है कि जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक्चुअली में 6.5 से 7% के आसपास रहेगा 23-24। ठीक है, 23-24 के अनुसार अगले जो है 24-25 में कितना रहेगा? 6.5 से 7% के आसपास रहेगा। 29 का करेक्ट आंसर यहां पर बी है, 29 का बी है। आइए 30 पे आते हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में किनके द्वारा पेश किया गया? बजट पेश होता है वित्त मंत्री के द्वारा, निर्मला सीतारमण। करेक्ट आंसर हो गया सी, यानी 30 का करेक्ट जो आंसर है हमारे पास क्या आ गया? सी आ गया। 30 का करेक्ट आंसर जो है वो आ गया सी। उसके बाद 31 देखें, जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया? राहत वाणी केंद्र लॉन्च करने वाला यूपी था, उत्तर प्रदेश। यूपी उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है ये राहत वाणी केंद्र को लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर 31 का क्या निकला? सी निकला, सी निकला। देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश। स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट, ठीक है, खाने की जगह, ये एक्चुअली में प्रसादम नाम से शुरुआत किया गया है। कहां? तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। जीव भार जीव का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? उलट जाता है। देखिए, जीव भार जीव का पिरामिड कहने का मतलब ये कि पिरामिड कुछ इस तरह के होते हैं, ऐसे हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ। ये क्या दिखाता? ये दिखाता है कि जब यहां पर पेड़ पौधे की आप बात करें, पेड़ पौधे, ठीक है, और घास की बात करें, तो इनका जीव भार बहुत ज्यादा होगा। पेड़ पौधे घास बहुत अधिक संख्या में होंगे, लेकिन जब जानवर उनको खाने वाले होंगे तो पेड़ पौधे और घास से उनकी संख्या कम ही होगी। फिर इस जानवर को ये जानवर खाएगा, उसकी और संख्या कम होगी, फिर उससे ये जानवर खाएगा, उसकी और संख्या कम होगी। तो यहाँ पे अगर पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे अगर घास है, ठीक है, जंगल है, तब तो पिरामिड सीधा रहेगा, तब पिरामिड सीधा होगा। जैसे घास के स्थल है, जैसे वन है, पेड़ पौधे हैं, फसल है, वहां पर पिरामिड सीधा। लेकिन तालाब के केस में क्या होता है? करेक्ट आंसर भी है, इसमें पिरामिड क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। यहां पर जीव भार सबसे कम, उस जीव भार, जैसे जीव भार सबसे कम मतलब इसमें जीवित प्राणी जो है, ठीक है, जो जीवित प्राणी है वो काफी कम संख्या में। अब इनको खाने वाले जो हैं वो बढ़ जाएंगे इसमें, ठीक है, वो इसमें से बढ़ जाएंगे, फिर इसको खाने वाले इसमें से बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से जीव भार जो है, वेट जो है, वो एक्चुअली में जीवित प्राणी वाले में यहाँ पे कम होगा और यहां से बढ़ता चला जाएगा, यानी पिरामिड उल्टा हो जाता है इसमें। तो ये घटना तालाब में देखी जाएगी। तालाब जो है, ठीक है, डिस्ट्रेस, इसमें एक्चुअली में ये घटना देखी जाएगी। फिर इसमें एक बात और है कि इसको जो पहला कंडीशन है ना, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इसको कहते हैं। उसके बाद ये होता है सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, फिर उसके बाद होता है थर्ड, फिर होगा फोर्थ, ये सब ट्रॉपिक लेवल कहलाता है। अच्छा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में पेड़ पौधे जंगल घास आते हैं,
तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाते हैं प्रोड्यूसर, उत्पादक, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर। अब इन प्रोड्यूसर को खाने वाले जो होंगे, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल जो होगा, इसमें होंगे प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। तो यहां पे जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो किस ट्रॉपिक लेवल का है, तो सेकेंड का है। अब ये प्राथमिक उपभोक्ता है, जैसे कीट हो गए, ग्रास होपर हो गया, इसको खाने के लिए फिर अब छिपकली आएगी, तो छिपकली यहां द्वितीयक उपभोक्ता हो गई, मांसाहारी वाली द्वितीयक उपभोक्ता। लेकिन ये जो द्वितीयक उपभोक्ता है वो किसमें, ये तीसरे ट्रॉपिक लेवल में आएंगे। ये बात आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहां से फंसाता है, ये याद रखना। इस तरह से बढ़ते जाता है, ठीक है। और ऊर्जा जो है, यहां ऊर्जा जो है ये मात्र 10% ही एक से दूसरे में जाता है, ये भी आपको याद रखना है। टोटल ये एनर्जी अगर 100 जूल है तो 100 का मात्र 10% यानी 10 जूल इसमें जाएगा, फिर 10 को 100 मानो और उसका 10% 0.1% ये इसमें जाएगा। इस प्रकार से ये ट्रॉपिक लेवल की संख्या 3 से 4 ही हो सकती है, उसके बाद ऊर्जा ही नहीं बचता है तो होगी क्या, अंत में वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। 10% जो है ऊर्जा ट्रांसफर होते रहता है, ये एक्चुअली में थ्योरी है। तो इस प्रकार से 48 का हम करेक्ट आंसर लगाएंगे बी। आइए, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है। प्रदूषण भी है, विदेशी प्रजाति का प्रवेश भी है, आवासीय विनाश सबसे बेस्ट आंसर है। मुख्य कारण पूछ रहा है, सबसे अधिक खतरनाक कुछ है तो आवासीय विनाश है, यही वो कारण है जिसकी वजह से जो है जैव विविधता जो है सबसे अधिक नुकसान में जाती है। जैव विविधता अगर हिमालय के क्षेत्र में बची हुई है। अच्छा, यहां हॉट स्पॉट की बात अगर करें, हॉट स्पॉट तो भारत में संख्या कितनी, 4। कौन सा, एक तो हिमालय का क्षेत्र, दूसरा कौन सा, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का क्षेत्र, तीसरा कौन सा, इंडो बर्मा, इंडो बर्मा का क्षेत्र, ठीक है, और चौथा कौन सा, सुंडालैंड का क्षेत्र। सुंडालैंड यानी आपके पास मन्नार की खाड़ी, श्रीलंका वाला और भारत का क्षेत्र। तो ये जो है हॉट स्पॉट हैं जहां पर जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक। हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा। अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं हो, हरित गृह गैस, ग्रीन हाउस गैस अगर आपके पास नहीं हो, CO2, CH4, CFC, O3, वाटर वेपर, NO2, अगर ये सब नहीं हो तो ये होगा कि पृथ्वी का जो तापमान एक रात में बना रहता है लगभग 10, 12, 14 डिग्री, वो घट के माइनस में चला जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा माइनस, और तब पृथ्वी पर जीवन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल तरीके से चांद वाली स्थिति हो जाएगी। कहां, पृथ्वी पर भी माइनस में। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड, जितना ऑक्सीजन जरूरी है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। मात्रा अधिक होगी तब समस्या खड़ी होगी। समस्या क्या खड़ी होगी, हरित गृह गैस की मात्रा अगर अधिक हो जाए तो वो क्या करेगी, वो ग्लोबल वार्मिंग का काम करेगी। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन जो है उसको बढ़ाने का काम करेगी, ग्लोबल वार्मिंग का काम करेगी, ठीक है। ये तब इसमें से नुकसान होगा, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक, आज की क्लास यहीं तक। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं तो फिर एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।